नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो 2020 में वर्ष 2020 में यानी कि पिछले वर्ष जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी फैसले दिए हैं उनमें से कुल 20 फैसलों को यानी कि टोटल 20 फैसलों को हम आज के सेशन में देखेंगे और ये दो सेगमेंट में होगा यानी कि दो भाग में होगा। पहले भाग में हम 10 को देखेंगे और फिर दूसरे भाग में हम 10 को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो 20 महत्वपूर्ण फैसले हैं, हम उनको कवर कर लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा। दोनों ही चीज़ों के लिए, दोनों ही दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा और कोशिश ये करूंगा कि इसी तरीके से बाकी जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम उनको एक बार रिवाइज कर लें या फिर उस पर चर्चा कर लें, बात कर लें। तो जो आज के सेशन में महत्वपूर्ण 10 हैं उनको हम उनकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या खबरें, क्या क्या आदेश दिए हैं या फिर क्या क्या डिसीजंस दिए हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं तो ये मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या फिर मुख्य परीक्षा, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहली कौन सी खबर है, पहला डिसीजन कौन सा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में, जो आप लोगों को जानना है और हम लोग उस पर बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो जो पहली खबर है बच्चों, पहली खबर है 2020 में जो दिए गए थे, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि मौलिक अधिकार अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो वो जो डिसीजंस है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो जो पहली खबर है वो है 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट पर बैन से संबंधित, ठीक है, इंटरनेट पर बैन से संबंधित या फिर उसको लेकर के सरकार को ये कहा था कि वो समीक्षा करें कि क्या जो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बैन किया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है, उसको एक बार समीक्षा करने का आदेश दिया था। किसको दिया था? तो केंद्र सरकार को। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को हम समझ लें तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। दरअसल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 2019 का, 2019 यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, उसमें क्या किया गया था कि जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट करके एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ये दो भागों में बांट दिया गया था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके साथ ही जब ये बनाया गया था तो बहुत सारे सुधार किए गए थे। आप लोगों को याद होगा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए ये सारी चीजें की गई और ये इसका एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया और उसके बाद ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं भारत के नक्शे पर अभी। तो इससे संबंधित जो बातें थी, ये इंटरनेट बैन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल 370 अनुच्छेद 370 की बात करते हैं तो जब इसको हटाया गया था तो वहां पे इसकी संभावना थी कि हो सकता है कि कुछ जो अलगाववादी प्रवृत्ति हैं या फिर जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसकी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है और वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि कश्मीर में या लद्दाख में, उन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने क्या किया था, इंटरनेट को बैन कर दिया गया था और उस इंटरनेट को बैन करने को लेकर के ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप लंबे समय तक, यानी कि अनिश्चित काल तक
इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, यानी इंटरनेट की सर्विस को सस्पेंड नहीं कर सकते। और ये जब बात गया था तो इसके तहत आप लोगों को कुछ और चीजों को भी ध्यान रखना है। तो इंटरनेट सर्विस को ये जब सस्पेंड नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वहीं पे आर्टिकल आता है संविधान का, और वो जो आर्टिकल आता है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 और इसको पढ़ेंगे सब क्लॉज ए के तहत इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकार है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, रिपीट कर रहा हूं कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकार है। और इसी से संबंधित एक मामला और आया था जो इससे पहले था, वो केरल में हमें देखने को मिला था एक छात्रा के द्वारा, और वहां पे बात हुई थी कि ये इसको मौलिक अधिकारों के समान है, यानी कि इंटरनेट जो है वो मौलिक अधिकारों के समान है। और ये जो बातें हुई थी उसी को लेकर के दोबारा ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का इस्तेमाल या एक्सेस का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के समान है। रिस्ट्रिक्शन का आनुपातिक टेस्ट जरूरी है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का आनुपातिक टेस्ट जरूरी है, यानी कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो क्या कितना सही है मानवाधिकार, यानी कि अब क्या वहां पे परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि इसको लगाया जा सकता है, उसकी जांच करना जरूरी है। जांच करना जरूरी है। और इसी बात को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इंटरनेट के जरिए व्यापार और व्यवसाय का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक है, और ई कॉमर्स का व्यापार बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। अब आप लोगों को इस समय पता होगा कि इस समय जो ई कॉमर्स है इनका लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। हम में से अधिकांश लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बाजार जाने की बजाय हम ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम उनसे खरीदारी कर रहे हैं, और उसमें उस ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी करने के लिए हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस होना जरूरी है। एक्सेस होना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स है क्या। हमने ये तो समझ लिया। अब ई कॉमर्स की जब बात आती है तो ई कॉमर्स का मतलब है बच्चों कि जैसे कि फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजन की बात करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, या फिर जो अलीबाबा, ये इस तरह की जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी साइट हैं, इनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये जनरली एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे चीज़ों को ऑनलाइन माध्यम से आपको दिखाई जाती हैं। उसके लिए एक बाकायदे आपके लिए रखा जाता है, आप उसको देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे या तो अपने कार्ट में सेव करते हैं या फिर आप उसको ऑर्डर करते हैं। तो एक निश्चित समय बाद जो वो देते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, आप तक डिलीवर करते हैं, आपको होम डिलीवरी देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स जब संविधान में ये दिया गया है कि व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, तो ऐसी स्थिति में बिना इंटरनेट के ये संभव नहीं है। यानी कि जब व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार आपको मिला हुआ है संविधान में, तो आपके इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डिसीजंस दिए थे
कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आनुपातिक जो इससे संबंधित चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि धारा 144 का जो प्रयोग है वो केवल खतरे के अंदेशा के आधार पर, अंदेशा को और आसान कर लेते हैं, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर ही बंद नहीं किया जा सकता। और वो भी बात बंद नहीं किया जा सकता अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। यहां पे दोनों ही बातें हैं। एक तो आप सिर्फ अंदेशा के आधार पर नहीं कर सकते या फिर संदेह के आधार पर नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, और दूसरी बात अनिश्चित काल तक आप नहीं कर सकते। आप कर भी सकते हैं, करिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा जरूरी है, तो ऐसे में आप ये अनिश्चित काल तक नहीं कर सकते। आप उसकी समय समय पर समीक्षा करिए। समय समय पर समीक्षा करने के बाद यदि आवश्यक हो, ठीक है, यदि आवश्यक हो तभी उसे आगे बढ़ाया जाए, तभी उसे आगे बढ़ाया जाए। यहां तक बातें क्लियर होंगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये भी बात कही गई कि वैध अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसका? जैसे मान लीजिए कि वैध अभिव्यक्ति है। वैध अभिव्यक्ति क्या है? अब राष्ट्र के खिलाफ आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़े। तो अगर बिगड़ता है तो वो क्या है? वो अब वैध अभिव्यक्ति नहीं है और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपके यदि किसी वक्तव्य से जो ये लोकतंत्र है, अगर इसके अधिकार प्रभावित होते हैं, कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं पे खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझना होगा। और ये जो चीजें कही गई हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये धारा 144। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का सीधा सीधा और बहुत सरल मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और यदि आप इसको बैन करते हैं या फिर इसको आप सीमित करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसके जरिए, आपने इंटरनेट, आज सोशल नेटवर्किंग साइट का सब प्रयोग करते हैं, सारे जितने पेपर्स हैं, पेपर्स वो ई पेपर आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना इंटरनेट के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और जब एक्सेस नहीं कर सकते तो आपकी स्वतंत्रता यहाँ पे बाधित हो रही है। और उसके साथ साथ अगर आपकी अभिव्यक्ति वैध है तो ये इंटरनेट के जरिए आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो आपकी वैध अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर लोकतंत्र को, आपकी अभिव्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तो आपकी वैध अभिव्यक्ति है। और यदि वो उसको नुकसान पहुंचाता है, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है, धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है, तो वो वैध अभिव्यक्ति नहीं है। और वैध अभिव्यक्ति नहीं है तो इसके तहत रोका जा सकता है। लेकिन यदि वैध अभिव्यक्ति है, अपने अधिकारों की मांग है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया नहीं जा सकता। किसके तहत? धारा 144 के तहत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। अगला क्या है? धरना प्रदर्शन का अधिकार और दूसरों को सड़क पर चलने का अधिकार। 7 अक्टूबर 2020 को ये सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ठीक है, तो धरना प्रदर्शन का अधिकार और दूसरों को सड़क पर चलने का अधिकार, ये क्या हुआ था? दरअसल CAA, ठीक है, यानी कि संशोधित नागरिकता कानून
संशोधित नागरिकता कानून, या फिर नागरिकता कानून और बीच में आप संशोधित कर सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, CAA। ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, ये क्या है 2019। इसके तहत क्या किया गया था, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इसके तहत ये किया गया था बच्चों कि भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, 3 पड़ोसी देश, ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और तीसरा है बांग्लादेश। इन तीनों देशों से 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता के जो प्रावधान है, नागरिकता देने के जो प्रावधान है, उसको आसान बनाया गया था। अब जब ये नागरिकता के प्रावधानों को आसान बनाया गया था, नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाया गया था, तो उसको लेकर के अब इसमें अगर बात कर लें तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और एक और इसमें है जो मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और एक और समुदाय है जिसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, इनको क्या दिया गया, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत ये दिया गया था कि आप भारत में ले सकते हैं नागरिकता, और इसके लिए जो डेडलाइन बनाई गई थी 2014 को डेडलाइन बनाई गई थी कि अगर इस समय तक कोई व्यक्ति आया है तो भारत में नागरिकता की प्रक्रिया जो है उसके लिए आसान होगी और भारत की नागरिकता वो ले सकता है। अब जो बातें हैं इससे संबंधित देख लीजिए और क्या है। हुआ ये था कि इस नागरिकता कानून को लेकर के, संशोधित नागरिकता कानून को लेकर के भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। विरोध प्रदर्शन किए गए। कई राज्यों ने तो इसके खिलाफ कानून भी बनाने की पेशकश की और कानून भी बनाने की मांग की। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कही, बहुत सारी बातें हुई। फिलहाल जो मामला इससे संबंधित है, शाहीन बाग की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लंबे समय तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया था। तो रास्ता ब्लॉक कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। पुलिस ने उनको क्या किया, पुलिस ने हटाया। और उसी समय आप देखेंगे कि फरवरी के लास्ट तक आते आते मार्च की बात करें तो मार्च में जो कोविड-19 था, यानी कि कोरोना की बात करें, कोरोना को लेकर के खूब ज़्यादा चर्चा होने लगी और ये हुआ कि इससे संक्रमण के खतरे भारत में भी अब धीरे धीरे देखे जा रहे हैं, बढ़ने लगे हैं। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उनको वहाँ से हटाना शुरू किया। कुछ लोगों में पॉजिटिव भी रिजल्ट देखने को मिले थे, यानी कि कोविड-19 के। तो ये किया गया कि कोर्ट ने ये कहा कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटी भी है। और जब ड्यूटी की बात की गई तो यहीं पे कहा गया जो आपकी ड्यूटी है कि आप रोड सेफ्टी, जो आने जाने वाले लोग हैं आप उनको नहीं बाधित करेंगे, क्योंकि उनके भी अधिकार हैं, आवागमन के अधिकार हैं। तो आपके पास अधिकार तो मिले हैं, अधिकार के साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। राष्ट्र के प्रति आपके कुछ
कर्तव्य हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपके पास अधिकार तो हैं, प्रदर्शन करने के अधिकार हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी तय है। और प्रदर्शन का अधिकार और चलने के अधिकार के मध्य, दोनों के मध्य आपको क्या करना, संतुलन बनाना होगा। संतुलन क्यों बनाना होगा? क्योंकि ये जरूरी है, आपकी ड्यूटी भी है। सार्वजनिक रोड पर कब्जा नहीं किया जा सकता, दूसरे की सुविधाओं, दूसरे के कार्यों में असुविधा आप नहीं पैदा कर सकते। जगह खाली कराना, और इसी को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगह को खाली कराना ये प्रशासन का अधिकार है। प्रशासन को कोर्ट के डिसीजन को नहीं देखना होगा और कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। प्रशासन इस चीज को खाली करा सकता है अगर ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिलती है, और उसके लिए कोर्ट की मंजूरी आवश्यक नहीं है, कोर्ट की मंजूरी जरूरी नहीं है। प्रशासन के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उस जगह को खाली करा सकता है अगर कहीं पे सार्वजनिक यातायात को बाधित किया गया है, सिर्फ अधिकार को ध्यान में रखा गया है, अपनी ड्यूटी को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो इससे संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, किसानों का प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2020 को कहा था। और ये हुआ क्या है, दरअसल 3 कृषि कानून हैं और उन 3 कृषि कानून को लेकर के अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली में अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, खास करके जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं लगातार, और देश के अन्य हिस्सों में भी इसको लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उसी को लेकर के बातें कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उनके पास प्रदर्शन करने का अधिकार है। और जो विरोध प्रदर्शन है, कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि वो एक तो असहमति का अधिकार, ठीक है, असहमति का अधिकार और विरोध प्रदर्शन का अधिकार। ठीक है, ये जो हैं ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र को ये मजबूत करते हैं। और जब ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं तो फिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे और भी याद रखनी है कि इसी को लेकर के और भी बातें कही गई थी, जो संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 दोनों को ध्यान में रख करके किया गया था। और ये किससे संबंधित है? तो अगर कोई कानून बनता है और अगर लगता है, समीक्षा का अधिकार है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो कोई ऐसा कानून है तो संविधान के अनुच्छेद जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या फिर संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो इसके तहत कर सकता है। और इसके तहत रिट जारी करने का अधिकार है किसके पास? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसी तरह का अधिकार उसके पास भी है, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना शांति भंग किए प्रदर्शन करना संभव है, प्रदर्शन किया जा सकता है। और ये 3 कृषि कानून कौन से हैं उसको देख लीजिए। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा कानून 2020। ये 3 कानून, इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब इसमें नहीं जा रहे हैं कि ये कानून क्या है, क्योंकि इसके बारे में कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। अगला देखते हैं, चौथा, लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोगों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। और ये 27 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
क्रिमिनल केस की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरी है, किंतु किसी भी क्रिमिनल केस की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि नागरिकों को उसके जरिए उसको यानी कि क्रिमिनल जो कानून है उसका इस्तेमाल करके नागरिकों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, या फिर क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए उसके बाद और क्या कहा था, अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मानवीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, विरोध का अधिकार संप्रभु है, अखंडता और संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंध के अधीन है। इसके अलावा ऐसे मामलों में प्रशासन को सकारात्मक हस्तक्षेप की भी जरूरत, ये बातें इससे उससे ऊपर वाले जो इससे संबंधित था वो भी जोड़ करके उससे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार दिया गया है, जो वहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए, बताना चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 19 है जो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण करता है। 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 के तहत, ठीक है, 21 क के तहत शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद जो 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। चलिए सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन की बात करते हैं। सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण डिसीजन दिया, और ये डिसीजन जो आधी आबादी है, जो देश की आधी आबादी है, आधी आबादी, उनके अधिकारों को लेकर के ये महत्वपूर्ण माना गया। यानी महिलाओं की बात करें, अब यहीं पे आप लोगों को याद रखना है कि जो अभी सेक्स रेशियो है भारत में वो कितना है। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है भारत में, वो सेक्स रेशियो कितना है, तो अभी 943, अभी 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं 943 हैं। और इसलिए ये मेरे बताने का मतलब ये था कि जब इसकी आधी आबादी की बात हुई है तो वहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि अभी सेक्स रेशियो कितना है। तो सेना में महिलाओं की बात करें तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए दिया गया सभी महिला ऑफिसरों के लिए कमांड ऑफिसर के रूप में कमांड पोजीशन पर परमानेंट कमीशन का मतलब उनको अस्थायित्व बनाए। उनके लिए एक निश्चित समय था कि 10 वर्ष के बाद वो सेवाएं देने के बाद वो क्या कर सकती हैं, वहां से उनको रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें अस्थायी कमीशन दे दिया गया है कि वो अगर चाहें तो अपनी सेवा को आगे भी बढ़ा सकती हैं और आगे तक वो चल सकता है। ठीक, अब ये किससे संबंधित है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ये समता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है, या यह आदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। बेटे के समान बेटी को अधिकार देने की बात करें, 11 अगस्त 2020 पिता की पैतृक संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पिता यदि जीवित भी है या फिर मृत्यु हो गई है, जीवित भी है तभी भी बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के समान अधिकार मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये जो कहा गया था तो ये किसके तहत किया गया, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अनडिवाइड फैमिली की बात करें, यानी कि जो विभाजित नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली की बात की जा रही है, वहां पे फैमिली में पिता यदि जिंदा हैं तो जैसा कि मैंने बताया उनके रहते भी ये अधिकार लिया जा सकता है। और बेटी पैदा होते ही को पार्टनर का मतलब होता है कि हम वारिस या सहदायिकी हैं, यानी कि जो बेटा है उसके समान ही अगर बेटी पैदा होती है तो उसके समान ही वो हो जाती है और उसकी सहभागिता उसमें हो जाती है, मतलब जो पिता की संपत्ति में है उसका हक बनता है।
ठीक है, ये डिसीजन आया था कोर्ट का। चलिए, बहू को ससुराल में रहने का अधिकार, ये बात करते हैं। तो ये 15 अक्टूबर 2020 को ये डिसीजन आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दरअसल 498A धारा 498A घरेलू हिंसा को लेकर के ये उससे संबंधित प्रावधान है। और बहुत सारे प्रावधान बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि अगर घरेलू हिंसा की शिकार कोई महिला है तो उसको क्या किया जाता है कि या तो उसे घर से निकाल दिया जाता है या फिर कंपनसेशन उस तरीके से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसी को लेकर के जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि पति द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसमें तो महिला को अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, वो वहां रह सकती है अगर घरेलू हिंसा की शिकार है। तो उसके साथ साथ वो जो महिला है जो प्रताड़ित है या पीड़ित है, उसके माता पिता यानी कि जो पति के माता पिता हैं, उनकी संपत्ति में भी, उनके घर में भी रहने का उसको अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें वो महिला रह सकती है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, निर्भया केस वाले मामले में देखते हैं। निर्भया केस आप लोगों को पता है कि ये पूरे देश को हिलाने वाला केस था। केस था क्या, अभी भी इस तरह की घटनाएं जो दरिंदगी है वो देखने को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में लगातार या फिर राष्ट्रपति के पास कई बार दया याचिका दायर की गई। दया याचिका दायर की गई, ठीक है। दया याचिका के जरिए जितने भी कुछ, एक तो मर गया था, एक नाबालिग घोषित कर दिया गया था, जो बचे थे उनके लिए ये प्रावधान किया गया था। उनको फांसी की सजा हुई थी। और जब फांसी की सजा हुई थी तो इन लोगों ने एक तरीका अपनाया कि सबसे पहले उन लोगों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो माफ कर सकता है, और माफ करने का मतलब ये है, अगर दया याचिका वो राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति उनको सभी दोषों से मुक्त करके एक सामान्य नागरिक बना सकता है। लेकिन यहाँ जो देखने को मिला था मसला, इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी इसके यानी कि निर्भया के दोषी थे, ये अलग अलग समय पर इन लोगों ने याचिका दायर की और उन लोगों ने कोशिश किया कि इसको लंबा खींचा जाए। लंबा खींचने की भी कोशिश की, और लंबा खींचने के साथ साथ ये भी कोशिश किया कि उन्हें अंतिम समय तक उन लोगों ने ये प्रयास किया था कि उन्हें उनकी जो दया याचिका है वो मंजूर हो जाए और वो मौत से बच जाएं, फांसी की सजा से बच जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट तक, एक तो राष्ट्रपति ने भी खारिज किया और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी, और मुजरिमों को जो उसमें दोषी करार दिए गए थे उनको फांसी की सजा बरकरार रखी। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ये जो एक बहस तेज हो गई थी कि जो दया याचिका है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, इससे डिले होता है। और कई बार ये भी आप पढ़ेंगे तो जो दया याचिका है जो राष्ट्रपति के पास दाखिल किया जाता है और वो जो सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं, उसकी आलोचना भी इस आधार पर की जाती है कि ये जो होता है, इससे क्या होता है कि जो पुलिस से लेकर के जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और जो कोर्ट है, उसका इतने वर्षों की मेहनत यानी कि एक लंबा वक्त लगता है। जो पुलिस होती है किसी को दोषी सिद्ध करने में उसको समय लगता है, कोर्ट को समय लगता है, और इन सभी को देखते हुए यदि राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें निर्दोष साबित कर दिया जाता है
तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि उनकी सभी जितनी भी मेहनत है और जो भी समय लगा है, संसाधन लगा है, उनको बेकार साबित करता है। तो इसको लेकर के एक बातें कही जाती हैं और ये चर्चा का विषय बनता है समय समय पर जब भी ऐसा कोई मसला आता है। इन लोगों ने कोशिश ये की कि जो निर्भया के दोषी थे उन लोगों ने कोशिश ये की थी कि इस मसले को और लंबा खींचा जाए। फिलहाल जो भारतीय न्याय व्यवस्था में ये भी कहा जाता है कि न्याय, देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और उनको अंततः फांसी की सजा हो गई थी। सुशांत केस की बात करते हैं। सुशांत केस जो लॉकडाउन के दौरान पूरे मतलब भारत और ये विश्व में भी चर्चा का विषय रहा, जो एक मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है उसकी बात करें, जो परंपरागत तरीके से जो उनकी बहुत ही कठोर शब्दों का एक इस्तेमाल किया जाता है, बपौती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो पिता है या फिर माता है उसी के बच्चे फिर उसमें जाएंगे। माता अगर उस प्रोफेशन में है, हीरो या अभिनेता या अभिनेत्री, तो उनके बच्चे भी उसी प्रोफेशन में जाएंगे और उन्हीं के बच्चे प्रोफेशन में जाएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत सारे विवाद उठे थे और देखने को मिले थे। तो सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद बहुत सारे मसले वहाँ पे देखने को मिले थे। मसले कौन कौन से थे? तो ड्रग्स वाला भी मसला देखा गया था। ड्रग्स या फिर उनकी हत्या की भी बात देखी गई थी कि हत्या की गई है उनकी, वो कैसे फांसी लगा सकते हैं, इतने ब्रेव होने के बावजूद वो कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो ये सब सारी बातें देखने को मिली थी और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सीबीआई, बात ये की गई थी कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए परमिशन दे दिया था। और यहीं पे एक और मसला आता है, सामान्य सहमति का सिद्धांत। सहमति, ठीक है, ये सामान्य सहमति ये जो होता है ये राज्यों का अधिकार होता है, राज्यों का अधिकार है। अरे राज्यों के पास अधिकार है और राज्यों के पास अधिकार ये है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा मसला आया है, कोई ऐसा विवाद या फिर ऐसा केस हुआ है, तो वो सीबीआई को जांच से मना कर सकते हैं। मना करने का मतलब ये है कि जब तक राज्य सरकार उनको सहमति नहीं देगी, यानी कि सीबीआई को सहमति नहीं देगी, तब तक वो राज्य में जांच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक इसका अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर कोई ऐसा मसला है जैसे दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित है, अधिक राज्यों से संबंधित है, तो ऐसे मसले में सामान्य सहमति का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता, यानी कि वहां सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां सीबीआई जाकर के जांच कर सकती है। अब इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है बच्चों कि एक तो ये जो मसला है बिहार से संबंधित है, दूसरा ये मुंबई पुलिस से संबंधित है, मुंबई पुलिस से भी संबंधित है, मतलब महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसी केस में, यानी कि इस केस को लेकर के बिहार में भी एफआईआर दायर हुए थे, एफआईआर दाखिल किया गया था। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बिहार में भी किया गया था, मुंबई में भी किया गया था। तो इस आधार पर यहाँ पे दो राज्यों की बात आ जाती है और जहां पे दो राज्यों की बात आ जाती है वहां पे सीबीआई को इसकी मंजूरी यानी राज्य की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। तो ये सामान्य सहमति का जो मसला है उससे ये अलग हो जाता है और वहां पे जांच कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे सीबीआई बिल्कुल जांच कर सकती है और उसके साथ साथ सीबीआई उन मसलों का भी जांच कर सकती है जहां पर यदि इसके अलावा, यानी कि महाराष्ट्र के अलावा कहीं और एफआईआर यदि दर्ज किया गया है इससे संबंधित,
ठीक है, इससे संबंधित यदि एफआईआर दर्ज किया गया है तो सीबीआई को अधिकार है कि उसकी जांच वो सीबीआई कर सकती है। यहां तक बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और इस आज के सेशन का अंतिम जो टॉपिक है उसको देखते हैं। ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 28 अप्रैल 2020 को ये मसला है, ये डिसीजन आया था और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि जो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है इसके दायरे में आएंगे और उसकी जांच की जा सकती है। ये कहा गया कि जो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो 1988 का जो एक्ट है उसके तहत पब्लिक अथॉरिटी में ये आते हैं और इसी के तहत वो क्या कर सकता है, तो इनकी वो जांच कर सकता है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था, जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला था इससे संबंधित ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज के ट्रस्टी पर जो पीएसी, ठीक, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 था उसके तहत ये कहा था, जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने ये कहा था कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, मुकदमा बिल्कुल चलाया जा सकता है और ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। और एक यहीं पे आप लोगों को, जब गुजरात हाई कोर्ट की बात हुई है तो आप लोगों को याद रखना है कि गुजरात हाई कोर्ट उस मनोभाव को तोड़ने वाला और लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का ये पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, पहला हाई कोर्ट बन गया है। एक्चुअली प्रद्युम्न केस हुआ था, प्रद्युम्न केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था, महान्यायवादी ने भी इसको दिया था और जो विधि आयोग है उसने भी रिकमेंड किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, कुछ एहतियात के साथ लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन जो एक मानसिकता है, उस बैरियर को तोड़ने की बात होती है कि उस बैरियर को हम कैसे तोड़ें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या फिर हाई कोर्ट की बात कर लें, लेकिन जो गुजरात हाई कोर्ट है वो एक जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को तोड़ने का काम किया और देश का पहला हाई कोर्ट बन गया जिसने अपनी कार्यवाहियों का लाइव स्ट्रीमिंग किया। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, एक लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जो जैसी चीजें चल रही है उसको यूट्यूब या किसी अन्य एप्लीकेशंस पे क्या करना है, सीधा प्रसारित करना, उसको हम लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि हमने रिकॉर्ड कर लिया और साक्ष्य के रूप में उसे बाद में दिखा सकते हैं, चला सकते हैं। और इसी को लेकर के इसने किया, यानी कि देश का पहला जो हाई कोर्ट बना है वो बना था गुजरात हाई कोर्ट, एक मनोभाव को तोड़ा था और उसने इस काम को किया था। चलिए अगले सेशन में जो इसका दूसरा पार्ट होगा उस पार्ट में जो और 10 डिसीजंस हैं उनको मैं लेकर के आऊंगा और वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।